अच्छा, तो हम लोग कल देख रहे थे कि किस तरह से मेथड, मतलब किस तरह से काम करने का सही तरीका क्या है। कि तुम्हारा कोई भी टास्क है, कोई भी वर्क तुम कर रहे हो, चाहे सेंड कीज कर रहे हो, चाहे क्लिक कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर काम की रिपोर्टिंग होनी चाहिए और प्लस उसकी प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि चले, या तो काम हो रहा है तो रिपोर्ट कर दे, काम नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कर दे और उसका स्नैपशॉट लेके रख दे। याद रहेगी बात। तो ये 3 चीज हमें चाहिए। तो कोई भी मेथड में ये सारी क्वालिटी डालोगे किसी भी टास्क में। और टास्क क्या है, ध्यान से समझो। ऐसा नहीं है ये टास्क एक बार करना है। सेंड कीज कितनी बार करना है पूरे ऑटोमेशन में? 50 बार, सैकड़ों, हजारों बार। क्लिक कितनी बार करना है? हजारों बार। माउस ओवर सैकड़ों बार। सब काम कितनी बार करना है? मल्टीपल टाइम्स करना है। तो बार बार उतना कोड लिखने के बजाय हमने जो हमारे क्या थे, जो हमारे मेन टास्क थे, उनको करने के लिए हमने क्या बना दिए? मेथड। और हर बार अब जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो एक काम करते हैं, चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक, और चलो जावा प्रोजेक्ट, और इसको लिख देते हैं जैसे मान लो वी टाइगर ऑटोमेशन क्या फ्रेमवर्क। और ध्यान रखना है सबको कि ये कॉपी सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, बन गया। नो आगे। और क्या चाहिए इसको भाई? वो ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तो नहीं चाहिए होता ना, सिर्फ जार चाहिए इसको। भाई नया प्रोजेक्ट है ना, तो नए प्रोजेक्ट में क्या चाहिए हमें? सब बंद कर देते हैं। नया प्रोजेक्ट है तो नए प्रोजेक्ट को चाहिए जार। जार कहाँ है? रिकॉर्डिंग ऑन है। जार कहाँ पे है? नहीं, जार की बात कर रहे हैं, EXE की बात नहीं कर रहे। ऐड एक्सटर्नल जार्स कहाँ है भाई? ये है पूरा। ये तो क्या है, डाउनलोड्स में आओ, यही है ना जार, तो यही है। EXE नहीं चाहिए हमें। सेलेनियम 4.13.0 है, इसी के अंदर ये सब है। चलो क्या कर लें, ओपन जार हो गई, लग गई। लिब के अंदर भी है ना? ये तो सब लोग करना जानते होंगे। अप्लाई एंड क्लोज जार, लग गई। और अब हमको करना है क्या? ऑटोमेशन। देखो वर्ड डाल दिए हैं, फ्रेमवर्क तो ढंग से करेंगे। ठीक, अब मान लो हमें कोई भी एक एप्लीकेशन अब ऑटोमेट करनी है। देखो किस तरह से हम अप्रोच लेंगे। देखो अब पहले की तरह नहीं, सीधे गए क्लास बनाए काम करने लगे। अब ढंग से पहले सोचेंगे हर चीज। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम एक पैकेज बनाएंगे। ऐसे तो कोड करते हो ना, क्लास बनाने से पहले क्या बनाते हो? पैकेज। पैकेज को नाम देंगे। पैकेज को जब नाम देंगे तो जनरली एक कुछ अप्रोच होगा हमारा। कई बार हम लोग क्या COM क्या लिख रहे हैं? हम लोग पैकेज का नाम ऐसे रखते हैं, कॉम डॉट कंपनी का नाम। जैसे मान लो एक्सपर्ट व्यू कंपनी है तो क्या EVA डॉट प्रोजेक्ट है। अगर वी टाइगर तो क्या वी टाइगर। ऐसे देते हैं पैकेज का नाम। एक स्टाइल होती है पैकेज के नाम देने की। या तो लिखते हैं कॉम डॉट EVA डॉट वी टाइगर। काम लोगों को कहने का मतलब, काम को लोग कंपनी भी समझते हैं, या काम को लोग ये भी समझते हैं, काम को समझते हैं कॉमर्शियल। अक्सर मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट, देखो सॉफ्टवेयर कई टाइप के बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री में ही बांटे गए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमर्शियली बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं।
तो अक्सर जब लोग कॉमर्शियल कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जब बनाते हैं प्रोजेक्ट तो उसके पैकेज का जब नाम रखते हैं जावा वाले तो ऐसे रखते हैं, कॉम डॉट कंपनी का नाम जो बना रही है डॉट प्रोजेक्ट का नाम, क्योंकि एक कंपनी कई प्रोजेक्ट पे काम करती है ना, तो कॉम डॉट EVA डॉट वी टाइगर ऐसे नाम होते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, क्यों कर रहे हो ये ऑटोमेशन भाई? टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए, और कुछ करोगे क्या? टेस्ट केस जो है मैनुअल वही ऑटोमेट करने के लिए तो सब ड्रामा हो रहा है। अब डॉट कॉम डॉट EVA डॉट वी टाइगर, अब आगे फिर क्या डॉट, अब यहां लिखते हैं, ध्यान से देखो, पैकेज का नाम इसीलिए लिख रहे हैं क्या, टेस्ट केसेस, या लिख दे रहे हैं, बहुत से लोग नाम रख देते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट्स। मतलब मैनुअल टेस्ट केस को हम ऑटोमेट करते हैं ना, तो हम लोगों से पूछे तुम लोग क्या करते हो, तो हम लोग कहते हैं हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैनुअल टेस्टर क्या लिखता है? टेस्ट केस लिखता है, और हम लोग उस टेस्ट केस को पढ़ के क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं अपने आप को, इसको क्या बोल रहे हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट्स। टेस्टिंग के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसी को क्या बोल रहे हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ये एक पैकेज बनाते हैं तब। क्लियर है ये पैकेज इनको उनको की जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं क्या, चलो डिलीट। अब इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना करना, ध्यान देना। तो अब इसी के अंदर, अच्छा ये बताओ टेस्ट केस कितने मैनुअल लिखे गए हैं? मान लो मेरे एप्लीकेशन में 500 टेस्ट केस पहले से लिखे पड़े हैं। ऐसा होता है, किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पहले साल 2 साल क्या क्या चलता है? मैनुअल ही चलता है, साल 1.5 साल। या तुम ही हो हायर किए, तुम्हें 1 साल तुम्ही से क्या करवाया? मैनुअल करवाया। 1 साल बाद अब तुम ही क्या कर रहे हो? ऑटोमेशन। या जब तुम टीम में आए तो 1.5 साल पहले से काम चल रहा था, मैनुअल हो रही थी, अब तुम आए, अब क्या करना है? ऑटोमेशन। तो 1.5 साल से काम चल रहा है तो ऑलरेडी लिखे हुए टेस्ट केस है ना भाई, सब टेस्टिंग हो रही है ना, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? मैनुअली। अब करना है क्या? ऑटोमेशन। तो भाई तुमसे कहा गया ऑटोमेशन करना है। अब ये बताओ अच्छा सब लोग, पहले ऑटोमेशन के ऑटोमेशन हमें किसका करना चाहिए? किसका? यार हम एक चीज बताएं, ऑटोमेशन जनरली हम स्मोक का करते हैं और रिग्रेशन का। यार देखो कई तरह की टेस्टिंग होती है ना भाई, जब तुमको नई नई फंक्शनलिटी आती है, कोई नई फंक्शनलिटी की क्या करते हो? सिस्टम टेस्टिंग बताया है नया, और इसके बाद फिर सिस्टम टेस्टिंग करते हो तुम, फिर डिफेक्ट डालते हो, रीटेस्टिंग करते हो, स्मोक करते हो। तुम्हें पता है ना, जब बिल्ड आती है तो सबसे पहले क्या करते हो? स्मोक। स्मोक के बाद करते हो क्या? स्मोक वो सिस्टम टेस्टिंग। जब सिस्टम टेस्टिंग करके खाली होते हो डिफेक्ट डालते हो, डिफेक्ट से आते हैं क्या? फिर डिफेक्ट डालते हो, फिक्स करते हैं, फिर क्या करते हो? रीटेस्टिंग। अंतिम में करते हो क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग। अब इस 4 काम किए, ध्यान से सोचो क्या क्या काम किए, देख लो। यार ये भूल क्यों रहे हो? तुम लोग को मैंने ढंग से बताया है यार। जैसे अगर तुम्हारे पास जब भी टेस्टिंग के लिए बिल्ड आती है टेस्टिंग सर्वर पे, तो तुम क्या क्या करते हो? सबसे पहले करते हो क्या? स्मोक। इसके बाद करते हो क्या? सिस्टम टेस्टिंग। इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग में मान लो तुमको मिले क्या? डिफेक्ट। तो डिफेक्ट फिक्स होके आएंगे तो फिर क्या करोगे? रीटेस्टिंग। फिर अंतिम में करते हो क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग, है ना। तुम कहोगे सर जी सैनिटी भी है, तो सैनिटी जो है रिग्रेशन के अंदर ही किया जाता है। रिग्रेशन जो सैनिटी है वो क्या है? इसीलिए देखो सैनिटी बताया गया होगा आप लोग को, उसमें ये भी बताया गया होगा सैनिटी इज दी वो सबसेट ऑफ रिग्रेशन। मतलब जब रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन का काम इतना बड़ा होता है, तब इतना बड़ा काम ढंग से हो नहीं सकता, तो उसी में दिमाग लगाते हैं। टेक्निक है क्या? सैनिटी। तो हम सैनिटी भी किस पर्पज से करते हैं? रिग्रेशन में ही करते हैं। अब ठीक है, इतनी बात समझिए। 4 काम है मेनली जो एक टेस्टर को करने होते हैं। अब बताओ इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो बार बार वही काम करना है, मतलब जहां रिपीटेशन है। जैसे देखो सिस्टम टेस्टिंग, इसमें रिपीटेशन नहीं है। बोलो क्यों? आज 10 नई फंक्शनलिटी आई हैं, पहले थोड़ी ना थी, ये 10 आई ना, अब इनकी सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली साइकिल जब आएगी 3 हफ्ते बाद, तो तब कुछ नया 10 होगा, तब कुछ नए जो नया 10 होगा अब उसकी सिस्टम टेस्टिंग होगी ना।
तो सिस्टम टेस्टिंग जिस चीज़ की करनी है वो हर बार क्या होता है, हर साइकिल में बदलता है। सिस्टम टेस्टिंग किसी करते हैं बता दे रहे हैं भाई, लिख देते हैं न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी है, न्यूली एडेड फंक्शनैलिटी, और लिख देते हैं क्या, चेंज्ड फंक्शनैलिटी। जो फंक्शनैलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं उन्हीं का क्या करते हैं भाई, हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं ना। जैसे 10 रिक्वायरमेंट इस बार आई, उसमें कुछ नया है, कुछ पुराना बदलना था, जो कुछ इस बार नया काम है, उसकी जब टेस्टिंग करोगे तो उसे क्या बोलोगे, सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग हर बार क्या होता है, अलग होता है। आज इस 10 चीज़ की करनी है, 3 हफ्ते बाद दूसरे 10 चीज़ की करनी है, ठीक है, इतनी याद है। अच्छा, रीटेस्टिंग किसकी करती है, डिफेक्ट, जो डिफेक्ट आते हैं और जिनको डेवलपर फिक्स करता है उनकी करते हैं। तो तुम्हें पता है क्या डिफेक्ट आएगा, ये भी कुछ फिक्स नहीं है भाई। जो डिफेक्ट आएगा उसकी रीटेस्टिंग, जो डिफेक्ट फिक्स हो क्या आएगा उसकी रीटेस्टिंग में, तो पता नहीं है ना कौन सा आएगा, तो ये भी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन स्मोक टेस्टिंग तो फिक्स है ना भाई, वही पता है ना कि एप्लीकेशन की यही 40 फंक्शनैलिटीज़ क्या है, मेन है, मेन फंक्शनैलिटी को यही तो बताया गया स्मोक में कि मेन बिजनेस फंक्शन, जब भी बिल्ड आती है तो सबसे पहले मेन बिजनेस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्मोक। तो स्मोक में अगर 40 टेस्ट केस है तो वही 40 हर बार करते हैं ना। लेकिन जब भी बिल्ड आती है, ध्यान से समझना। अच्छा, एक साइकिल में कितनी बार बिल्ड आती है, एक बार, बिल्कुल नहीं। अरे भाई समझो मेरी बात, फिर से साइकिल समझो यार। 3 हफ्ते की साइकिल है, आज से स्टार्ट हुई, रिक्वायरमेंट आई, 10 रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर डेवलप करने लगे, टेस्टर टेस्ट प्लान बनाने लगे, और उधर डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट प्लान बना रहा है और डेवलपमेंट करेगा, टेस्टर टेस्ट प्लान बना रहा है और क्या लिखेगा, टेस्ट केस। 4 दिन हुआ, 4 दिन में मान लो 10 रिक्वायरमेंट थी, 6 डेवलपर थे, 6 डेवलपर ने मिलकर 4 दिन के अंदर 6 रिक्वायरमेंट डेवलप कर दी। तो वो सोचेंगे कि चलो 6 चीज़ बना के दे देते हैं, अब ये लोग टेस्ट करें। ध्यान से समझो, एक फंक्शनैलिटी है, एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑलरेडी 300 फंक्शनैलिटी क्या हैं, 300 फंक्शनैलिटी बनी हुई हैं। ये एक साइकिल है, कितने दिन की, मान लो 15 दिन। 15 दिन का मतलब 3 हफ्ता, एक हफ्ते में 5 ही दिन होते हैं भाई, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो उसको नहीं गिना जाता। एक साइकिल में कितने दिन होते हैं, 15 डेज। और 10 रिक्वायरमेंट हमारे पास आई, कितने डेवलपर थे, 6 डेवलपर थे, और वो लोग अपना काम डेवलपर शुरू किए, उधर अपना काम कौन शुरू किया, टेस्टर। 4 दिन बाद, 4 दिन इन्होंने डेवलपर ने काम करने के बाद, मान लो 5वें दिन, 15 दिन थे ना, उन 15 दिनों में 5वें दिन, फिफ्थ डे क्या किया डेवलपर ने, अब 10 के 10 पूरी नहीं बनाए, 6 बना दी थी उन लोगों ने 4 दिन में। तो वो 6 चीज़ जो बनाई थी डेवलपर्स ने, उन 6 चीज़ को 300 के साथ क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। बताया गया ना आप लोग को। सबसे पहले डेवलपर ने क्या किया होगा, अपने एंड पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है ना, यूनिट टेस्टिंग, पहले उसने यूनिट टेस्टिंग की होगी, फिर उन्होंने जो 6 चीज़ बनाई होगी उनको इंटीग्रेट किया होगा, फिर उसको कहाँ डाला होगा, इंटीग्रेशन सर्वर पे, वहाँ पे क्या किया होगा, मतलब ये डेवलपर ही खुद ही करता है, क्या करता है, वो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उनकी करने के बाद 5वें दिन, मतलब 4 दिन उन्होंने क्या किया, रिक्वायरमेंट समझा भी, 6 लोगों ने मिलकर 6 चीज़ बनाई भी, और बनाने के बाद टेस्टिंग भी की, यूनिट टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, और करने के बाद 5वें दिन टेस्टिंग सर्वर पे बिल्ड आ गई। हम बोलेंगे कि टेस्टिंग सर्वर पे, या लिख दें बिल्ड क्या हो गई भाई, डिप्लॉय हो गई। जब वो काम कर दिए ना, पहले 300 फंक्शनैलिटी थी, 6 और जोड़ दी, कितनी हो गई, 306। तो टेस्टिंग सर्वर पे जो पहले 300 पड़ा था उसको उतार दिए, और 306 वाली जो वो था उसको रख दिया। और हम लोग कहेंगे क्या, टेस्टर्स को मेल आ जाती है, जैसे वो लोग ये काम करते हैं डेवलपर ने, बिल्ड डिप्लॉय करेंगे टेस्टिंग, सबको मेल आ जाती है कि बिल्ड डिप्लॉय हो गई। हम लोग आपस में बात करते हैं, यार चलो अब काम करना है, बिल्ड आ गई। अब जब बिल्ड आ गई है तो भैया तुम क्या करोगे, 5वें दिन यही काम, सबसे पहले क्या, स्मोक, फिर सिस्टम टेस्टिंग, फिर तुमने डाले डिफेक्ट। भाई देखो अभी 4 रिक्वायरमेंट बची हुई हैं, 10 थी टोटल ना,
4 रिक्वायरमेंट पे देखो उन्होंने 5वें दिन डाल दिया 6 को, और डेवलपर खाली नहीं बैठ गए, जो बचा हुआ 4 है उस पर भी अपना काम वो लोग करने लगे, और उधर टेस्टर टेस्टिंग करने लगे 5वें दिन। और पता चला 3 टेस्टर थे, 3 टेस्टर्स ने वहाँ पे 15 डिफेक्ट खोज दिए। कितने डिफेक्ट डाल दिए? 15। अब डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डेवलपर बेचारा 4 पे तो कर रहा है और 15 गलतियां आ गई हैं, तो जानते हो क्या करेगा डेवलपर? अभी अपना वो काम करेगा, लेकिन देखो गलतियां का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कुछ नहीं बना है, सब बना है, तो उसमें कोई थोड़ी सी गलती है। तो 5वां दिन और 5वें दिन और 6वें दिन हो सकता है, 5 दिन और 6 दिन, 6ठे दिन 5वां दिन और 6वां दिन 2 दिन काम किए डेवलपर ने जम के, और 7th डे को देखो उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझो। अपने लोकल पे काम कर रहे थे ना वो 4 रिक्वायरमेंट पे और 15 डिफेक्ट पे, तो उन्होंने वो 7th डे तक मान लो चारों रिक्वायरमेंट क्या कर दी, चारों रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से क्या कर दी, कंप्लीट कर दी, और वही यूनिट और इंटीग्रेशन कर लिया, और 15 में से 10 डिफेक्ट क्या कर लिए, फिक्स कर दिए। कहाँ किया? अपने लोकल पे, और लोकल पे करने के बाद 7वें दिन ये 4 नई रिक्वायरमेंट और 10 डिफेक्ट फिक्स करके टेस्टिंग सर्वर पे क्या किया, डिप्लॉय कर दिया। ध्यान से समझो, अब जो टेस्टिंग सर्वर पे आया है उसमें 306 चीजें नहीं है, 310 चीजें हैं, और 10 डिफेक्ट भी फिक्स होके आए हैं, तो बदला हुआ कुछ है ना टेस्टिंग सर्वर पे। तो अब फिर बोलेंगे बिल्ड आ गई, एक साइकिल में 8 बार बिल्ड आ सकती है भाई। जितनी बार बिल्ड आने का क्या मतलब होता है, जितनी बार डेवलपर अपने कोड में चेंज करके टेस्टिंग सर्वर पे कोड डालेगा, पुराना हटा के नया डालेगा, उतनी बार हम बोलेंगे बिल्ड आ गई है। तो 7वें दिन फिर से बिल्ड आई यार, ऐसा नहीं बोलोगे कि एक ही बार बिल्ड आएगी बस, ना ना। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब 4 टेस्टर फिर लग गए, 4 रिक्वायरमेंट की सिस्टम टेस्टिंग। पहले फिर टेस्टर ने क्या किया, फिर वही काम करेगा टेस्टर, क्या स्मोक, पहले स्मोक करेगा, फिर क्या करेगा, सिस्टम टेस्टिंग करेगा, और फिर डिफेक्ट पा जाएगा, फिर क्या करेगा, मान लो फिर 6 डिफेक्ट क्या हो गया और पा गया, तो अब फिर उसको बता देगा। अब वो डेवलपर जिसके पास 15 डिफेक्ट था, 10 फिक्स करके भेजा था ना, 5 वो बचा था, 6 नए आ गए, उसके सामने उसके पास कितने डिफेक्ट हैं, 11। अब वो 7वें 8वें दिन फिर काम करेगा बेचारा, और 8वें दिन तक वो क्या करेगा, मान लो 9th डे को वो फिर से क्या करेगा, बिल्ड क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। हम लोग फिर बोलेंगे बिल्ड आ गई है। तो एक साइकिल में भैया कई बार बिल्ड आएगी। बिल्ड आना कुछ अलग नहीं होता, मतलब जब सॉफ्टवेयर में कुछ नया चेंज आ जाए तो हम कहेंगे भैया नई बिल्ड आ गई। जब मेरे टेस्टिंग सर्वर पे कुछ भी नया चेंज आएगा, अगर डेवलपर ने एक लाइन भी अपने कोड में चेंज की है, एक लाइन क्या, एक कॉमा चेंज किया है, और मेरा वो पुराना कोड हटाया और नया कोड रखा, तो हम यही बोलेंगे क्या आ गई, बिल्ड आ गई। हमारे लिए वही क्या है, बिल्ड है, बिल्ड आ गई बोलेंगे, और फिर क्या करेंगे, स्मोक, और फिर जरूरत पड़ेगी तो सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग जो करनी होती है सब करें। अब बात समझ में आई, बिल्ड कितनी बार आती है, कई बार आती है। और 9वें दिन फिर इन्होंने बिल्ड डिप्लॉय की, फिर हम लोगों ने क्या किया, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग सब किया, जो 11 डिफेक्ट बचे थे और सब कुछ किया। जब एक कर लिया, फिर 10वें 11वें दिन से मान लो 11th डे से हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिग्रेशन। जब सारे डिफेक्ट फिक्स हो जाएंगे तब हम ये अब देखेंगे कि ऐसा तो नहीं जो नया बनाया या जो डिफेक्ट फिक्स किया उसकी वजह से कुछ बिगाड़ बैठा हो डेवलपर। अब 11वें दिन से हम क्या करना शुरू करेंगे, रिग्रेशन टेस्ट। क्या करें, बिल्कुल, हर जब भी बिल्ड आएगी, जब भी बिल्ड में कोई चेंज आएगा तो एक स्मोक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिसे हर हाल में करना ही करना, उससे आप बच ही नहीं सकते। फिर अगर नए टेस्ट केस हैं तो सिस्टम टेस्टिंग,
अगर वो है डिफेक्ट है तो रीटेस्टिंग, और अंतिम में सबसे जाके क्या करना है, रिग्रेशन टेस्टिंग। ये सबसे कहाँ करना है, मान के चलो लास्ट में करना है रिग्रेशन। ये है भैया असली काम। समझ में आया? तो अब बताओ हमें, सिस्टम टेस्टिंग हर बार अलग अलग चीज का करना है ना, जो नया आएगा नई फंक्शनलिटी आएगी उसका करेंगे। रीटेस्टिंग हर बार नए डिफेक्ट की करेंगे ना, जो डिफेक्ट आएगा। तो ये ऐसे काम है जो हर बार क्या है, मतलब नए हैं। लेकिन दो काम जरा सोच के देखो, स्मोक और रिग्रेशन। रिग्रेशन का क्या मतलब है, पुरानी चीजें टेस्ट करना जो बनी हुई है। पता चला 4 साल बाद भी हम टेस्ट कर रहे हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, जबकि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बने कितना साल हो गया है, 4 साल हो गया है। तो रिग्रेशन वाला ऐसा काम है जो हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। वही काम मतलब क्या करना है, रिपीट करना है। स्मोक में वही काम हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। तो जानते हो ऑटोमेशन सिर्फ स्मोक और रिग्रेशन टेस्ट केसेस का होता है, सिस्टम टेस्ट केसेस का ऑटोमेशन नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही है? ऑटोमेशन सिर्फ किसका किया जाएगा, स्मोक का और रिग्रेशन का। देखो ध्यान से समझो, ऑटोमेशन कभी भी मैनुअल का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। मैनुअल एक इंसान करता है यार, इंसान जो चीज करने गया है वो भी कर लेता है, अगल बगल कुछ दिखता है तो वो भी कर लेता है। लेकिन तुम्हारी स्क्रिप्ट तो तुम बोले हो कि जाओ सेव बटन को टेस्ट करो, तो किसको टेस्ट करेगा, सेव को है ना। उसके पास आँख थोड़ी ना, दिमाग थोड़ी ना कि वो कैंसिल भी बगल में झाँक लेगा। लेकिन तुम काम करो, मैनुअल टेस्टर क्या करता है भाई, वो भी देखेगा, अगल बगल भी देख लेगा, इधर उधर भी दिखाई देगा उसको। इसी वजह से मैनुअल टेस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन मैनुअल टेस्टिंग महंगी है, टाइम टेकिंग है, बड़े नुकसान है उसके ऐसे। लेकिन जो ऐसा काम है जो एकदम नया नया है, उसकी हमेशा क्या होगी, मैनुअल टेस्टिंग होगी। ऐसा काम है जो पुराना है लेकिन फिर भी करना है, रिपीटिशन करना है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे क्या, स्मोक और रिग्रेशन, ये काम हमें बार बार रिपीट करने हैं। तो इन्हीं का हम करते हैं क्या, ऑटोमेशन। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? स्मोक तो इसलिए तुमसे पूछेंगे कई बार कि व्हाट आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर ऑटोमेशन, कि कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन बेस्ट कैंडिडेट्स हैं ऑटोमेशन के लिए। तो तुम बोलोगे कि द टास्क और द वर्क विच इज रिपीटेटिव, जो काम हमें क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, हम उसका करते हैं क्या, ऑटोमेशन। और जो काम हमें बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, उसका करते हैं क्या, मैनुअल। जैसे सिस्टम टेस्टिंग एक ही बार, तो उसी साइकिल में तो 3 हफ्ते में होगी। अगले साइकिल में जो इस साइकिल में आई थी फंक्शनलिटी, उसकी सिस्टम टेस्टिंग अगले साइकिल में नहीं होगी। लेकिन रिग्रेशन होगी, स्मोक होगी। तो इसी वही काम जो बार बार दोहराना है, उसी काम का हम करते हैं क्या, ऑटोमेशन। इसी वजह से बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं अपने पैकेज। ध्यान से देखो, 2 पैकेज बना देते हैं, पहले इसको रीनेम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट्स डॉट रिग्रेशन। ठीक है, 1 मिनट इसको कर दो। ये कॉपी और पेस्ट करो और बना देते हैं एक पैकेज क्या। अक्सर देखोगे बहुतों के प्रोजेक्ट में 2 ऐसे क्या बने रहेंगे, पैकेज, एक रिग्रेशन नाम का और दूसरा किस नाम का, स्मोक नाम का। और हवा में नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशन की बात करें, मान लो इसमें 50 टेस्ट केस लिखे गए हैं, किसके लिए, स्मोक के लिए। और मान लो 800 टेस्ट केस हैं किसके लिए, रिग्रेशन। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। अच्छा और बताओ, स्मोक टेस्ट केसेस 50 हैं, तो हर बार क्या बढ़ते जाएंगे, याद रखो, ये बताए हैं स्मोक टेस्ट केसेस की संख्या बढ़ती नहीं है। ये तो मेन फंक्शनलिटी है ना, तो मेन अपनी ऐसा थोड़ी ना कि एक कंपनी का रोज मेन बिजनेस ही बदल रहा है हर साइकिल में, ऐसा तो होता नहीं। तो मेन फंक्शनलिटी क्या रहेंगी, फिक्स ही रहेंगी। लेकिन रिग्रेशन के टेस्ट केसेस बढ़ते हैं। बढ़ने का मतलब जैसे आज 800 है,
अब इस साइकिल में टेस्टिंग, इस साइकिल के कई टेस्ट केस, फिर जब अगली साइकिल का नंबर आएगा तो इसके वाले भी टेस्ट केस कहाँ चले जाएंगे, रिग्रेशन में चले जाएंगे। तो वहाँ 800 से बढ़ के हो सकता है कितने हो जाएंगे, 825। तो अगली साइकिल में जैसे आज 800 टेस्ट केस का रिग्रेशन करना है तो अगली साइकिल में 825 का करना होगा, उसके अगली साइकिल में 860 का करना होगा, जैसे जितने बढ़ते जाए रिग्रेशन। अच्छा 50 टेस्ट केस है ना, 50, तो टेस्ट केसेस के कलेक्शन को बोलते हैं क्या, सूट। तो हम बोलेंगे मेरे पास पूछे, लोग तुमसे पूछते हैं इंटरव्यू में तुम अरे कितने सूट बनाए, तुम बोल देते हो कई बार 2 सूट है मेरे पास, स्मोक सूट और रिग्रेशन सूट। कितने टेस्ट केस है पूछेंगे तो कहोगे स्मोक टेस्ट सूट में 50 टेस्ट केस है और रिग्रेशन सूट में जैसे 800 है तो बोलोगे कितने टेस्ट केस है, 800। ये स्मोक सूट है और ये क्या है, रिग्रेशन सूट। और रिग्रेशन सूट बढ़ता जाता है और स्मोक सूट बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। बहुत रेयरली होता है, कहीं 4, 6, 8 महीने बाद उसमें कुछ नया ऐड हो। मान लो बिजनेस में कुछ नया ऐड हुआ और बिजनेस कह रहा है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तब उसको उठा के कहाँ डालेंगे, स्मोक में। नहीं तो वो कहाँ, किसका पार्ट रहेगा, स्मोक का कोई पार्ट बन जाएगा। तो हर बार टेस्ट होगा जब बिल्ड आएगी। अगर 3 हफ्ते की साइकिल रहती है ना 15 दिन की, अगर 15 दिन के अंदर में 6 बार बिल्ड आई तो 6 बार क्या करोगे, स्मोक। 8 बार बिल्ड आई तो 8 बार स्मोक करोगे, लेकिन रिग्रेशन 8 बार नहीं करोगे, रिग्रेशन तो एक बार अंतिम में करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। तो मेरे 50 टेस्ट केस बने हुए रखे थे, 800 टेस्ट केस बने हुए रखे थे। हमने प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया ऑटोमेशन के लिए, तो हमको दिखाया गया कि भैया देखो यहाँ, ये देखो ये टेस्ट सूट स्मोक का है, ये है किसका, और इन्हीं को तुम्हें ऑटोमेट करना है। अच्छा इसमें भी सोचो किसको पहले ऑटोमेट किया गया, बोलो, स्मोक को कि रिग्रेशन को? स्मोक को, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बार बार देखो जो काम जितनी बार, भाई मशीन हम किसके लिए खरीदते हैं, मशीन हम उस चीज़ के लिए लेते हैं जो काम हमें बार बार करना होता है। अब जैसे देखो, अब दोनों हमें करना है, जैसे हमें को 2 मशीनें खरीदनी है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से हम क्या करेंगे बताओ। हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा काम हमें ज़्यादा बार बार करना पड़ रहा है, वो वाली मशीन हम क्या करेंगे, पहले ले आएंगे। और वो वाली मशीन भी खरीदना है, वो भी सेविंग करेगी मेरे लिए, लेकिन वो पहले इंपॉर्टेंट कौन है, ये है ना। तो वैसे ही यहाँ है, अब हम ही 2 बंदे हैं ऑटोमेट करने के लिए, हमसे कहा जाएगा यही चीज़ ऑटोमेट करनी है, 50 मैनुअल को स्मोक के टेस्ट केसेस और 800 रिग्रेशन के। ये जिम्मेदारी हम 3 आदमियों को दी गई है। मान लो 3 ऑटोमेशन टेस्टर हैं या 2 ऑटोमेशन टेस्टर हैं, तो हमसे कहा गया शुरू करो, तो हम सबसे पहले किसको उठाएंगे, स्मोक पर कहेंगे। क्योंकि हम क्योंकि ये टेस्ट केस हर बार जब बिल्ड आती है तो हर बार इनको रन करना पड़ता है, हर बार आदमी को इसमें टाइम देना पड़ता है। अगर हम इसको ऑटोमेट कर देंगे तो हर बार आदमी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब समझ में आया क्या ऑटोमेट करेंगे, जो चीज़ जो रिपीटेटिव हो, ठीक है। और बताओगे इन टेस्टिंग स्मोक एंड रिग्रेशन बोथ आर रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। और उसमें भी पहले किसको उठाएंगे, स्मोक को, अगर हम ऑटोमेशन शुरू कर रहे हैं तो। क्लियर है इतनी बात। तो चलो 50 टेस्ट केस लिखे हुए मिल गए हमको और 800 टेस्ट केस मिल गए। अब हम ऑटोमेट करना है तो हमने 2 बना दिए क्या, पैकेज। इस पैकेज के अंदर वो टेस्ट केसेस ऑटोमेट करके रखेंगे, वो स्क्रिप्ट्स रखेंगे जो किसकी है, रिग्रेशन की। इसके अंदर वो रखेंगे जो किसकी है, स्मोक। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब आ जाते हैं भाई, क्लास बनाएंगे तब। अब मान लो स्मोक के टेस्ट केसेस हैं, जैसे मान लो जैसे मेरे वी टाइगर की बात करें, मेन काम क्या है, आप कुछ भी होता है सबसे पहले वी टाइगर में बंदा अकाउंट बनाता है, लीड बनाता है, सेल्स, पेमेंट, यही सब क्या है, मेन है ना। अब जैसे हो सकता है कि अब जरा सोचो जरा अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट में मेन काम क्या है, अकाउंट बनाना, अकाउंट डिलीट करना, अकाउंट को एडिट करना है, अकाउंट सर्च करना। मान लो ये 4 काम क्या है, मेन। तो हम एक काम करते हैं, एक क्लास बना देते हैं अकाउंट्स, वैसे स्मोक के पैकेज में है ना, लिख देते हैं, या चलो ये भी लिख देते हैं, स्मोक टेस्ट केसेस।
बन गई एक क्लास। अब जैसे हम 3 आदमी थे करने वाले, तो हमने देखा कि यार इसमें क्या है कि मेनली 8 मॉड्यूल हैं। मान लो हमको समझ में आया कितने मॉड्यूल हैं, 8 या 10 मॉड्यूल हैं। 3 बंदे हम आपस में थे तो बांट लिए कि 2 मॉड्यूल हमारे, 2 मॉड्यूल के स्मोक हम कर लेंगे भाई, 2 के तुम कर लेना, 2 के तुम, 3 के तुम कर लेना। ऐसे ही 8 लोग आपस में क्या कर लेंगे, काम बांट लेंगे। और हमको समझ में आ गया, हमने लिया मान लो अकाउंट्स का लिंक, जैसे हमने लिया अकाउंट्स का और लीड्स का, तो हम एक क्लास बना देंगे अकाउंट्स के, और इसमें जितने भी टेस्ट केस अकाउंट्स के हैं स्मोक वाले, जैसे कौन कौन से हमको बताए गए, जैसे एक बताया गया क्रिएट अकाउंट, एक बताया गया डिलीट अकाउंट, एक बताया गया अपडेट अकाउंट, और एक बताया गया मान लो सर्च अकाउंट। तो हम यहाँ 4 मेथड बना लेंगे, पब्लिक, वाइड, है ना, और नाम रख देते हैं क्या, वेरीफाई क्रिएट टेस्ट केस, है ना। टेस्ट केस में अक्सर ये वर्ड डालते हैं क्या, वेरीफाई, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। एक टेस्ट केस ये है, एक मेथड ये बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं वेरीफाई डिलीट अकाउंट, तीसरा बना देते हैं वेरीफाई अपडेट अकाउंट, मान लो या एडिट, जैसा भी नाम रखो, और एक बना देते हैं क्या, वेरीफाई सर्च। और अब हम इसको ऑटोमेट करना यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले हमें अकाउंट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या ऑटोमेट करना है, क्रिएट। ऐसा हम अकेले नहीं कर रहे हैं, जो मेरे साथ 2 टेस्टर और हैं वो भी कर रहे हैं। जैसे हम अकाउंट और लीड्स लेके बैठे थे, किसी को सेल्स मिला था, इनवाइस मिला था, किसी को कुछ मिला था, किसी को कुछ मिला था। हर आदमी अपने मॉड्यूल या सब मॉड्यूल जो भी मिला था उसमें उसके नाम की एक क्या बना ले रहा है, क्लास, और उससे रिलेटेड उसके अंदर जितने टेस्ट केसेस थे उतने बना ले रहा है क्या, मेथड। ऐसे काम होता है। पर देखो समझ में आ रही है बात कि नहीं, यही काम करने का सही तरीका है ना, बोलो। ऐसे ही हम बना रहे हैं, ऐसे ही कौन बनाएगा, मान लो कोई दूसरा बंदा भी है, वो बना रहा है किसका, जैसे अकाउंट्स के हमने बनाए, उसने बनाए मान लो किसके, लीड्स के, या मान लो उसने बनाए मान लो किसके, सेल्स के। उसने भी मेथड अपने बनाए, उसने क्रिएट अकाउंट नहीं बनाया, और मान लो क्या है, रिप्लेस कर दो ये क्या, वेरीफाई क्रिएट, उसने अपने मेथड बनाया, क्रिएट सेल्स, उसका था सेल्स का था ना, सेल्स में क्या करना था, वेरीफाई क्रिएट सेल्स था, या मान लो चलो सेल्स हटाते हैं, इसे कर देते हैं क्या, सेल्स के बजाय लीड्स कर देते हैं क्या, सेल्स का भी रहेगा सब, मतलब बोलो ऐसे ही कोई और भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और हम इसके अंदर ऑटोमेशन करेंगे और दूसरा बंदा उसके अंदर ऑटोमेशन करेगा, ऐसे रहता है। क्लियर है ये, ऐसे काम करते हैं। और एक पैकेज और बनाते हैं, ध्यान से देखना, एक पैकेज और बनाते हैं, नाम ऐसे ही रखेंगे, com.eba.v टाइगर टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं, डॉट, उसका नाम रख देते हैं क्या, रनर। यार मान लो 50 टेस्ट केस ऑटोमेट हो जाएंगे, तो क्या ऐसे एक को बैठ के चलाएंगे, तब क्या ऑटोमेशन का फायदा हुआ। ऑटोमेशन का मतलब है चलाओ हट जाओ, और जो 50 हो चाहे 100 हो, 1 घंटे बाद तुमको रिजल्ट आधे घंटे बाद मिल जाए। तो जानते हो, इसीलिए क्लास बना देंगे क्या, रनर। इस क्लास में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। इस क्लास के अंदर सर ये पैकेज बनाए हैं ना, एक पैकेज, इसके अंदर बना देंगे एक क्या, क्लास का नाम भी रख देते हैं क्या, रनर, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन चेक बॉक्स क्या कर देते हैं, चेक, और कर देते हैं क्या, हो गया। अब एक काम करते हैं,
न्यू लिखते हैं और देखो क्या करना है, काउंट्स, जो मेरे टेस्ट केस है सब कहाँ है भाई, ये इसी पैकेज में है ना क्लास। तो हम अकाउंट्स टेस्ट केसेस का क्या बना दें, ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में रख लें, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, चलो क्या रख दिया हमने नाम ATC, और इसके बाद ATC डॉट मेथड कॉल कर लें, कौन सा, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, ATC डॉट वेरीफाई अपडेट अकाउंट, ATC डॉट वेरीफाई, चलो सर्च अकाउंट, ATC डॉट वेरीफाई डिलीट अकाउंट। हो गया ना। ऐसे ही एक और क्लास बनी है, कौन सी, लीड्स वाली ना, उसका भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अकाउंट्स में क्या लिख दो यहाँ, सिर्फ लीड लिख दो। क्या लिखा है नाम, लीड्स ही तो है, ठीक है लीड्स। अरे कैसे नहीं दिख रहे हो, देख कहाँ से रहे हो भाई, ऊपर ऊपर दिख रहा है साफ साफ। और इसके वेरिएबल का नाम रख देते हैं सपोज, और कुछ भी रख सकते हैं, क्या रख दिया LTC। अब LTC डॉट वेरीफाई क्रिएट लीड, LTC डॉट वेरीफाई सर्च लीड, वेरीफाई अपडेट लीड, LTC डॉट वेरीफाई क्या है, चलो ठीक है जो भी है, क्या है। अब बताओ, अब इसको ऐसे ही रनर बनाने का फायदा क्या है जानते हो, हम इसी को रन कर देंगे ना, रनर को रन करेंगे, मेन मेथड चलेगा, मेन मेथड चलेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये 4 टेस्ट केस एक एक करके कॉल होंगे कि नहीं, 4। और ऐसे ही जितने मेरे 50 टेस्ट केस होंगे क्लासेस में पड़े होंगे, उनका ऑब्जेक्ट बना के उन्हें कॉल कर देंगे ऐसे लाइन से। मेन मेथड में हो जाएगा 30-40 लाइन का कोड, लेकिन मेन मेथड में सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ इतना कि ऑब्जेक्ट बना के मेथड क्या करना, कॉल करना। अब फायदा क्या होगा, इस मेन मेथड को चलाओ, हट जाओ, एक एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके मेथड क्या होंगे, कॉल होंगे। वही मेथड ही तो टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है, कोड लिखने के लिए। एक एक करके होगा, 1 घंटे के अंदर सारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो याद रखना, हर फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज ये जरूर रहती है, क्या, रनर। और रनर में कुछ नहीं रहता खास, रनर में सिर्फ मेन मेथड रहेगा और उसके अंदर हम उन टेस्ट केसेस वाले क्लास के मेथड्स को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो पैकेज ही बनाएगा क्लास को, तो नॉर्मली का क्लास बनाने को नहीं, क्लास तो बना ही है, नहीं जो पैकेज बना था उसी का क्लास। देखो चीज़ें हम चाहते हैं क्या, घाल मिल ना, हम चाहते हैं ऐसा पैकेज, मतलब अगर ये पैकेज इस काम के लिए बनाया गया है तो इससे रिलेटेड ही क्लासेस उसके अंदर रहें। जैसे अब ये पैकेज हमने बनाया है किसके लिए, स्मोक के जो स्क्रिप्ट ऑटोमेट करेंगे उसके लिए, तो यहाँ रनर मत बनाओ, अलग अलग चीज़ें रखोगे तुम्हें, भाई देखो बात तुम्हारी ही नहीं है, कल को कोई और आएगा तो उसको भी ढूंढने में, मैनेज करने में क्या होगा, आसानी रहेगी। रनर अलग चीज़ है, टेस्ट केसेस अलग चीज़ है, इसलिए अलग अलग पैकेज में दोनों को रखते हैं। तुमको लग रहा होगा कि सर एक ही क्लास तो है, भले एक ही क्लास है लेकिन अलग है ना, तो अलग से रख दो। अब तुम ऑटोमेट करना क्या करो, शुरू करो। अब हम अकाउंट्स पे कर रहे थे तो हम इसको ऑटोमेट करें। हम लोग कैसे ऑटोमेट करते हैं, न्यू लिखते हैं और क्या लिखते हैं, फ्रॉम ड्राइवर, ऐसे ही ऑटोमेट करते हैं ना। और फ्रॉम ड्राइवर क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग क्या, ड्राइवर डॉट गेट मेथड कॉल करते हैं, फिर क्या डालते हैं, URL, है ना। इस तरह से ऑटोमेट करते हैं। लास्ट में ड्राइवर डॉट क्लोज। अच्छा ध्यान देना इस बात पे, देख रहे हो हम क्या कोड लिख रहे हैं, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट के अंदर ब्राउजर लॉन्च करने से लेके ब्राउजर क्लोज करने तक का, इसके बीच के अंदर भी पूरा कोड लिखोगे, लॉगिन का कोड लिखोगे, माउस ओवर करने का कोड लिखोगे, सब कुछ लिखोगे इसी मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर कंप्लीट कोड होगा किसका, अकाउंट क्रिएट करने का। कहां से शुरू होगा, ब्राउजर लॉन्च होने से,
कहाँ खत्म होगा? ब्राउजर को क्लोज। अच्छा क्लोज क्यों करवा रहे हैं? क्लोज इसलिए करा रहे नहीं, चला दिए टेस्ट केस 50 हैं, अब एक एक टेस्ट केस चलता जाए और अपना ब्राउजर बंद न करे तो धीरे धीरे ब्राउजर क्या होंगे? खुलते चले जाएंगे और फिर अंतिम में क्या दिक्कत आएगी? लोड बढ़ेगा, हैंग होने लगेगा सिस्टम। इसीलिए हर टेस्ट केस में हम क्या करते हैं? ब्राउजर लॉन्च कराते हैं और अंतिम में जाके क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, झंझट खत्म। दूसरा टेस्ट केस उठेगा, वो भी अपना लॉन्च करेगा, दूसरे टेस्ट केस में भी ऐसे ही कोड लिखा जाएगा। लेकिन बीच का कोड क्या रहेगा? अलग रहेगा ना भाई। यहाँ तो क्या कर रहे हैं? क्रिएट करने का कर रहे हैं, यहाँ क्या करने का कर रहे हैं? डिलीट करने का। लेकिन कुछ कोड तो दोनों में क्या रहेगा? जैसे भैया ब्राउजर वहाँ भी लॉन्च करना है, यहाँ भी करना है क्लोज, वहाँ भी करना है क्लोज, यहाँ भी करना है। आई बात समझ में? कुछ क्लियर है ये? चलो चेक कोड करते हैं। पहले एक को ही देखते हैं। ऐसा तो है नहीं दोनों एक साथ ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट करेंगे तो कोई क्या करेंगे? एक ही करके करेंगे ना। तो चलो पहले क्रिएट अकाउंट को करते हैं। चलो यूआरएल डालते हैं भाई। ठीक, फिर और क्या कोड करोगे भाई? ज़्यादा इम्प्लिसिटली वेट लगाना, बोलना मत भाई, एकदम पूरा याद होना चाहिए। लिखवाएंगे तुमसे, कहेंगे इम्प्लिसिटली वेट का कोड लिखो। ड्यूरेशन डॉट ऑफ, और यहाँ सॉरी ऑफ नहीं, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, और यहाँ पे लिख दे मान लो क्या 60। तो ये क्या हो गया? 60 सेकेंड का वेट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? इसको नहीं, वेरिएबल कैसे वेट होगा भाई? ये इम्प्लिसिटली वेट तो वाइड है ना। अच्छा नहीं, किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है? टाइम आउट्स का दे रहा है ना। ठीक है, ऐसे नहीं, इसको तो लिखना ही पड़ेगा जब भी तुम्हें करना हो। ये देखो, इतनी बात समझ में आती है। आगे चलो बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्सपाथ डबल स्लैश टैग नेम इनपुट एट द रेट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर यूजर अंडरस्कोर। ऐसे कोड करोगे ना, और डॉट सेंड कीज। अच्छा जी, बोलो भाई ऐसे कोड होगा कि नहीं होगा? अब लेकिन ऐसे कोड करोगे, लेकिन अभी हम लास्ट क्लास में तुमसे डिस्कस कर रहे थे। जैसे ये देखो, यूज़र अंडरस्कोर नेम है और यूज़र अंडरस्कोर क्या है? पासवर्ड है। यहाँ भी सेंड कीज करनी है। यहाँ पे क्या है? लॉगिन है। यहाँ पे करना है क्या? क्लिक। अच्छा अभी और आगे काम करने हैं, जैसे ठीक, और आगे भी काम करना है अभी ना। अभी काम खत्म थोड़ी नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना है? मार्केटिंग पे माउस ओवर करना है ना। फिर मार्केटिंग के लिंक पे क्या करना है? अकाउंट्स पे क्या करना है? क्लिक करना है। फिर क्रिएट लीड पे क्लिक करना। भी 72 काम है ना। अभी कई काम करने हैं कि नहीं करने? अब लेकिन जरा ये चीज़ अब आप लोग बताओ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। लेकिन ये तो कोड करने का सही तरीका नहीं है। इस कोड में से क्या गायब होगी? रिपोर्टिंग नहीं है और एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं की गई। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी नहीं की गई। अब ये काम सिर्फ यूज़र नेम के लिए तो करना नहीं, यूज़र नेम के लिए भी करना है, पासवर्ड के लिए भी करना है, और क्या करना भाई? यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में क्या काम करना है बताओ? सेंड कीज ही तो करना है। तो अब वही सही से करने बैठेंगे तो क्या करेंगे? यही कोड कितने लाइन का हो जाएगा? 8 लाइन का। कितने लाइन का हो जाएगा ये कोड? 6-7-8 लाइन का होगा ना, अगर सही से कोड करने बैठेंगे तो। फिर अच्छा सही से करें पहले। अच्छा यही सही से करते हो। ऐसे कल लास्ट क्लास में तो किया था। कैसे किया था? ट्राई कैश लगा के। भाई सही से काम करने का तरीका यही है ना, ट्राई कैश लगाओ और रिपोर्टिंग डालो। लेकिन एक चीज़ बताएं, हमने सही से ट्राई कैश लगाया नहीं था, बात नंबर 1। और सही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा भी नहीं। जैसे देखो, ये बताओ अच्छा
इस लाइन में सेलेनियम कितने काम कर रहा है? लाइन नंबर 15 में 2 काम कर रहा है, एक नहीं। एक काम कर रहा है एलिमेंट को फाइंड करना और दूसरा काम कर रहा है सेंड कीज करना। एक तरह से देखा जाए तो इसे तोड़े जरा, 2 लाइनों में तोड़ देते हैं। चलो इसी काम को हमने क्या कर दिया, 2 कामों में 2 उसमें तोड़ दिया। लो बोलो, है ना? 2 काम है भाई, एक काम नहीं है। देख लो तुम्हारी आंख के सामने। अब जरा देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शन आ सकती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है बताओ? जो जो एक्सेप्शन आ सकती है उसके हिसाब से सारी व्यवस्था करना। अब जरा बैठते हैं। अब बताओ इस लाइन पे क्या क्या, इस लाइन में क्या क्या आ सकता है? ध्यान से सब लोग देखो, ये लाइन नंबर 16 देखो। 16 में क्या क्या एक्सेप्शन आ सकती है? क्या स्टेल एलिमेंट आ सकता है? देखो ध्यान से समझो भाई, ये चीज एकदम सारे एक्सेप्शंस भी इसी समय ये क्लियर करो कि इस लाइन में क्या क्या हो सकता है। तो लाइन नंबर 16 में पहले सोचो कर क्या रहे हो। तुम कर रहे हो लाइन नंबर 16 में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट को फाइंड कर रहे हो। जब तुम एलिमेंट को फाइंड करते हो तो तुम्हारे पास 2 एक्सेप्शन आने के चांस होते हैं यार, भूल रहे हो तुम लोग। नंबर 1 इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन और नंबर 2 नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। 2 एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। हो सकता है तुम्हारा एक्सपाथ का सिंटैक्स ही क्या हो, गलत हो, या हो सकता है सिंटैक्स सही है लेकिन एक्सपाथ में जो वैल्यू दिए हो, आईडी नेम या जो जिस वैल्यू दिए हो वैल्यू ही क्या हो, गलत हो। तो क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर सिंटैक्स ही गलत है तो क्या आएगा? इनवैलिड सिलेक्टर। तो भैया देखो इसका सही तरीका ये है कि भैया लगाना क्या यहाँ पे, ट्राई। और कैच, कैच भाई कैच देखो, एक एक्सेप्शन कितनी है? एक तो आ सकती है कौन सी? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, एक तो ये आ सकती है। अच्छा इनवैलिड सेलेक्टर आएगी तो क्या कर सकते हो? इनवैलिड सेलेक्टर का समझ लो तो कुछ नहीं कर सकते। रीजन, रीजन ये है कि जब तुम्हारा सिंटैक्स ही गलत है तो वो काम कर ही नहीं सकता भाई। जैसे एक्सपाथ में कब आएगा ये? जब बराबर बराबर लगाना होगा, कुछ ऐसा मेन चीज लिखने वाली छोड़ दोगे तो एक्सपाथ तो सही कभी हो ही नहीं सकता, तब तो कभी काम कर सकता है। अच्छा हमने तुमको बताया है ट्राई के बाद कैच क्या करता है। ट्राई में जब दिक्कत आती है तो कैच उस दिक्कत को सप्रेस कर देता है। सप्रेस करना है मतलब दबा देना और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको दबाने का कोई सेंस नहीं होता, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सलूशन नहीं होता, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सलूशन नहीं होता। तो इसीलिए जानते हो यहाँ कैच में क्या लिखेंगे हम? जिस अगर तुमको लगता है कि इस प्रॉब्लम का इनवैलिड सिलेक्टर एक्सेप्शन आ जाए तो तुम्हारे पास इसका कोई सलूशन नहीं है तो तुम्हें ये करना चाहिए, उस सिचुएशन में एक मैसेज डाल दो। क्या लिख दो? जो एक्सपाथ नहीं बोलते, इनके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है क्या? लोकेटर। लोकेटर सिंटैक्स इज क्या? इनकरेक्ट। लोकेटर सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। और हम तो कहेंगे आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, क्या कर दो? बताया है ना। क्या कह रहे हो? अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है ना। क्या थ्रो करने का मतलब होता है? अगर थ्रो नहीं लिखोगे तो ये एक्सेप्शन भले यहाँ आएगी लेकिन कैच चलाएगा और आगे कोड चलेगा। लेकिन थ्रो लिखा है तो अगर कैच में आएगा तो थ्रो कर देगा, आगे चलेगा नहीं। अच्छा एक हो सकता ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही आ सकती है, एक एक्सेप्शन और भी आ सकती है। कौन सी?
नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। याद रखना, गलत वाला मत चुन लेना, सेलेनियम वाला चुनना, ठीक है। और अच्छा, अब ये एक्सेप्शन आएगी तो इसके कई कई वजह रीजन हो सकते हैं। एक तो वेट का रीजन हो सकता है कि पेज अभी खुला ही नहीं है। फ्रेम का भी रीजन हो सकता है। देखो, फ्रेम का अगर रीजन है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मान लो जिस एलिमेंट पे काम करना चाहते हो वो फ्रेम के अंदर है, तो तुम क्या कर लोगे भाई? तब तुमको गलती तो हो ही चुकी है। अब तो तुम्हें क्या करना होगा, अपना कोड फिर से देखना होगा। वो फ्रेम में है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट करके पहले क्या करना होगा, फ्रेम पे फोकस करना होगा, तब काम करेगा ना। लेकिन एक गलती ये बहुत होती है, क्या? वेट वाली। कौन सी? वेट वाली। तो भैया तुमको एक्सप्लिसिट वेट पढ़ाया गया है ना, तो वही यूज़ करो। कैसे करते हो? न्यू, देखो ध्यान से, न्यू होम ड्राइवर नहीं, वेब ड्राइवर वेट, वेब ड्राइवर वेट। आर्गुमेंट में भेजना है ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, और दूसरा भेजना है क्या? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। और यहाँ कितनी देर, मान लो हमको लगता है कि हमें 100 सेकेंड क्या करना है, वेट करना है। और फिर वेब ड्राइवर वेट WT, और फिर WT कैसे लिखते हैं इसको याद है? अनटिल, और फिर यहाँ लिखते हैं एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, और फिर इसके बाद वेट लिख देते हैं विजिबिलिटी ऑफ, या विजिबिलिटी ऑफ कॉल कर दो, या देखो, लेकिन याद रखना विजिबिलिटी ऑफ में क्या भेजना है, वेबरी, या एक काम कर देते हैं हम, भेज देते हैं विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, यहाँ भेजना है बाई का थोड़ा सा वो करते हैं, देखो ध्यान से, दिख रहा है सबको पीछे तक ये। और इसके बाद पहले वेट कर ले। अच्छा, एक चीज़ उस समय नहीं बताई थी आप लोगों ने, एक चीज़ बड़ी काम की चीज़ है, ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ को सब लोग। ये जो अनटिल मेथड है, ये जो अनटिल नाम का क्या दिख रहा है आपको, मेथड दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। किसका मेथड है ये? वेब ड्राइवर वेट का ना। अच्छा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कब बनता है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तब ना। तो आज से जान लो, ये डॉट अनटिल मेथड भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है। ये बड़े काम ध्यान समझना, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बट ऐसा होता है। ये मेथड सिर्फ वेट नहीं करता, बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ वेट करता है ना। ये सिर्फ वेट नहीं करता, वेट भी करता है और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भी बना के देता है, दोनों काम करता है ये अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती। सबको लगता है कि इस मेथड का काम क्या है, सिर्फ वेट करना। और अगर हमें वेट करने के बाद काम करना है तो हमको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत तुमको है नहीं। जानते हुए क्या करता है मेथड? ये मेथड करता ये है कि वेट करेगा, और अगर आ गया एलिमेंट तो उसका वेब एलिमेंट बना के ही दे देगा। यही वजह है कि इसके आगे अगर डॉट लगा दो तो देखो वेब एलिमेंट के मेथड नहीं दिख रहा है, ये क्लियर, क्लिक, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या करें भाई? चलो, हमको तो सिर्फ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करें? इसको वेरिएबल में स्टोर करें। ऐसे रख पाएंगे? देखो, पहले एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? एरर क्यों दे रहा है यार? ये अच्छा, नाम क्या है वेरिएबल का? देखो, इसको पहले कंट्रोल आई करें सही से, WE यूजर नेम। अब सही है? गलत है भाई, ध्यान से देखो। ये जो WE यूजर नेम नाम का वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये ट्राई के अंदर है ना डिक्लेयर। देखो, ट्राई के अंदर डिक्लेयर किया गया है कि नहीं? देखो यार अपनी आंख से, ये ट्राई के अंदर डिक्लेयर्ड है ना। इसका स्कोप सिर्फ ट्राई तक है, ट्राई के बाहर तुमको बताया गया ना, एक वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो उसी ब्लॉक, ट्राई एक ब्लॉक है,
तो ट्राई ब्लॉक में कोई चीज़ डिक्लेयर करोगे तो कैच ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं। अगर तुमको कोई चीज़ लगती है, कोई वेरिएबल तुमको ट्राई और कैच दोनों ब्लॉक में इस्तेमाल करना है, तो जानते हो बंदा क्या करता है फिर? उस वेरिएबल को यहाँ ऊपर डिक्लेयर करता है। भाई हायर लेवल पे है तो लोग देखो, ये जो लाइन नंबर 19 वाली जो जगह है, ध्यान से देखना, लाइन नंबर जो 19 अगर पूछेगा कोई किसका हिस्सा है, तो कहोगे तुम मेथड ब्लॉक का हिस्सा है। वेरीफाई क्रिएट अकाउंट नाम का एक क्या है, मेथड है, उस ब्लॉक का पार्ट है कौन, WE यूजर नेम, जो लाइन नंबर 19 पे लिखा है। तो अगर कोई चीज मेथड लेवल पे डिक्लेयर कर दिए हो, तो मेथड के अंदर अगर कोई ब्लॉक है तो वहां भी वो यूज हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कोई चीज अपर लेवल पे है तो वो लोअर लेवल पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोई चीज लोअर लेवल पे डिक्लेयर करोगे तो उसे अपर लेवल पे या दूसरे उस पे इस्तेमाल नहीं। देखो यही वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करोगे, देखो तुम्हें अपने आंख से यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ नहीं यूज कर पा रहे, लेकिन अगर इसी को क्या करो यहाँ डिक्लेयर कर दो तो यहाँ भी यूज कर ले रहे हो और यहाँ भी कर ले रहे हो ना, क्योंकि अब ट्राई के अंदर नहीं है, कहाँ है, मेथड के अंदर। इतनी बात समझ में आती है सबको? भाई ये तो समझना चाहिए। और पता है ना तुमको, ये लोकल वेरिएबल है, इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। इसी वजह से हम लोग कई बार इसमें क्या डाल देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, नल से। ये है सही से कोड। कितनी लाइनें हैं भाई बताओ? हो गया ना। और इसके बाद चलो एक कैच और लगा देते हैं भाई, अगर नल पॉइंटर या कुछ और आ गया तब, तो इसीलिए एक सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन कोई भी आएगा तो इसके अंदर तो वो कुछ और कुछ ये दोनों आएंगे तो पहले ही उसमें चला जाएगा, और नहीं ये आया कुछ और आएगा तो कहाँ जाएगा, कैच में। और कैच में लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देते हैं कैच में क्या, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। और इसको भी अगर हमको लगता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम, तो भैया ये है काम। कितनी लाइन हो गई, लगभग 12 लाइन, 12-13 लाइन हो गई, 13 लाइन। ये है फाइंड एलिमेंट करने का सही तरीका। अभी ठीक है, ये है सही तरीका। और यहाँ से आओ तो मैसेज भी डाल दो क्या, या ये डाल दो सही। वैसे थ्रो करोगे तो प्रिंट करेगा ही, यहाँ पे मैसेज डाल दो, एक्सेप्शन अकर्ड विच इज नॉट हैंडल्ड। भैया ये जो एक्सेप्शन आ रही है, नोन आ रही है, पता नहीं क्या आएगी ना, क्योंकि एक्सेप्शन में आने का मतलब है कुछ भी आएगा तो कहाँ आएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक। ये है फाइंड एलिमेंट करने का सही तरीका। जबकि तुम लोग एक ही लाइन में सब कर दे रहे थे ना, फाइंड एलिमेंट करके सेंड कीज। और अब आ जाओ जरा सेंड कीज के ऊपर। यहाँ भी एक्सेप्शन आ सकती है काम करने के दौरान। देखो कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है। नंबर 1, अगर एलिमेंट हिडन है। अच्छा, इस लाइन में क्या नो सच एलिमेंट आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। नो सच एलिमेंट कहाँ आता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में, इसमें नहीं आएगा। यहाँ आ सकता है एक, अगर एलिमेंट हिडन है तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। अगर वेब एलिमेंट बनने के बाद पेज रिफ्रेश हुआ है, उसके बाद तुम यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आएगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ये आएगा ना। तो भैया तो ट्राई लिखो और इसको डाल दो क्या, इसके अंदर। अब लिखते हैं कैच। अब एक कैच क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। और जब ये आएगी तो क्या सोल्यूशन दिए हैं, जावास्क्रिप्ट ना। कैसे लिखो फटाफट कोड, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JSE इक्वल्स टू और ड्राइवर, और अंदर वही है, ड्राइवर की डाउन कास्टिंग करोगे किससे, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर से, फिर JSE डॉट और क्या
एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट और यहाँ लिखोगे आर्गुमेंट्स 0 डॉट, याद करो वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू जो कि क्या है एडमिन, और यहाँ पे वेबेली। लो भैया ये हो गया, आई बात समझ में। अब यही नहीं, अभी और भी आ सकता है ना, कौन सा, अगर स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आए तो तुम्हें बताया गया है कि तुम्हें ये काम फिर से करना पड़ेगा। क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम्हें क्या करना होगा, फिर से करना होगा, और फिर से करने के बाद तब कर देना क्या, सेंड कीज। और बस मान लो और है तुम्हारा, एक लास्ट में डाल देते हैं क्या, एक्सेप्शन भी कुछ और आएगा तो उसको मैनेज ये करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल दिए तो भैया ये है आपका असली कोड सेंड कीज करने का। एक मतलब यूज़र नेम में वैल्यू डालनी है तो अपनी आँख से देख लो, लाइन नंबर 22 से लेके, अच्छा अभी कुछ छूटा भी होगा, जैसे यहाँ कहाँ यहाँ मैसेज डाला गया, यहाँ मैसेज भी तो डालो, यहाँ मैसेज डालोगे ना, क्या डालोगे कि भाई लिख डाल दोगे एडमिन एंटर्ड इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली, और ठीक है, और इस तरह से डाल दो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक यहाँ डाल दो, क्या एलिमेंट इंटरेक्टेबल कब आएगा, जब एलिमेंट क्या होगा, तो लिख दें एलिमेंट इज हिडन ट्राइंग जावा, मतलब अब प्रयास किससे करेगा, जावास्क्रिप्ट से प्रयास करेगा ना। ऐसे जैसे मैसेज देखेंगे साफ पता चलेगा, हाँ चला था कि नहीं चला था, चला तो कौन वाली दिक्कत आई थी, फिर कोशिश किया था कि नहीं किया था, अब प्रॉपर मैसेज आएगा। अब देख लो कितना बड़ा कोड है ये, लाइन नंबर 50 पे स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म हो रहा है लाइन नंबर 22 से ले, मतलब लगभग 28 लाइनें हैं। ये 28 लाइनें हैं सही से काम करने का। अब कहोगे तुम्हारा कोड प्रॉपर हैंडल्ड है। अब लेकिन जहाँ जहाँ भी तुम क्या करोगे, सेंड कीज करोगे, जहाँ जहाँ भी सेंड कीज करोगे वहाँ 28 लाइनें लिखनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं सिर्फ यूज़र नेम, पासवर्ड में भी कहीं सर्च करोगे, कहीं फर्स्ट नेम डालोगे, कहीं लास्ट नेम डालोगे, जहाँ जहाँ सेंड कीज यूज़ करोगे वहाँ वहाँ 28 लाइनें लिखोगे। लेकिन दूसरे के लिए भी 28 लाइनें लिख के देख लो, तुमको समझ में आएगा कि लगभग सब कुछ क्या है, सेम है, बस जरा सा थोड़ा दाहिने बाएं का अंतर है। तो वो अंतर हम लोग आर्गुमेंट या पैरामीटर बना के मैनेज, जैसे हमने कल नहीं किया था, कल हमने देखा था सब कुछ कॉमन था, मैसेज में 1-2 वर्ड बदलना था और एक्स पाथ बदलना था, बाकी सब कुछ तो क्या था, सेम था। तो ध्यान से देखो, यही इतना कोड उठाएंगे, ये इसी को डाल लेंगे एक मेथड के अंदर, पब्लिक वाइड, क्या नाम रखते हैं, माई सेंड कीज नहीं, चलो कोई ढंग का नाम रखते हैं, और सेंड कीज ही रखते हैं, या ये रखते हैं क्या, हाँ इनपुट, मतलब कहीं इनपुट कर रहे हैं वैल्यू को ना, या ये कहो तो यही लिख दें, कहो तो लिख दें सेंड कीज वैल्यू, या जो कहो लिख दें, नाम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। या सिर्फ क्या रख दें, अरे उन्होंने अपना सेंड कीज बनाया, हमने अपना सेंड कीज, रोक थोड़ी ना बना के, और इसी के अंदर ये कोड उठा के रख दें। अभी देखो आ रहा है क्या, एरर आ रहा है ना, बोलो सब लोग, एरर क्यों है, क्योंकि इसको चाहिए किसका ऑब्जेक्ट, ड्राइवर का। तो भाई जो चीज़ है हम तो इसमें पैरामीटर दे देते हैं, जो कॉल करेगा वो अपना भेजेगा।
देखो ध्यान से सब लोग। और क्या बचा? अब देखो ये पूरा कोड देखो जो सेंड कीज के लिए हमने लिखा है, तो ये सिर्फ यूज़र नेम के काम आएगा, क्योंकि एक्सपाथ किसका लिखा गया है? यूज़र नेम का। तो हम भैया फिक्स क्यों लिखें? इसीलिए हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट और ले लेते हैं, उसका नाम रखते हैं स्ट्रिंग। एक्सपाथ को भी क्या बोलते हैं हम लोग? लोकेटर। और यही ऐसे हो गया। और क्या गड़बड़ है भाई? देखो जैसे यहाँ पे क्या देखो दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या भेजना है? वही क्या, यूजर नेम नहीं, क्या लोकेटर। और ठीक है, चलो इतना, ये 2 लाइनें हो गई। और बताओ, लोकेटर सिंटैक्स इज इनकरेक्ट, तो ठीक है, मैसेज कॉमन मैसेज है, चाहे यूजर। हाँ अब जैसे यहाँ की बात आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या है, सेंड कीज, क्या सेंड कीज कर रहे हैं? एडमिन। तो क्या हर जगह एडमिन ही डालोगे? तो एक भाई अलग अलग रहेगा, तो इसीलिए उसके लिए भी बना देते हैं क्या, एक स्ट्रिंग, और लिख दें क्या, वैल्यू। और यही यहाँ पे यूज। और कोई गलती? अभी एक गलती और है, आर्गुमेंट 0.value, यहाँ क्या लिख रहे हो? एडमिन ना भाई। जावास्क्रिप्ट तो कहीं भी यूज होगी, तो भैया यहाँ लिख देते हैं क्या। और बताओ कहीं। अच्छा, यहाँ पे एडमिन लिखा है ना, एडमिन थोड़ी ना लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, वैल्यू। ऐसे लिख दोगे तो नहीं काम करेगा भाई, ऐसे मत लिख देना। हाँ, वैल्यू प्लस, तो अब एडमिन होगा तो एडमिन इंटर्ड आएगा मैसेज में, राहुल होगा तो राहुल इंटर्ड आएगा। ठीक है। और क्या कमी है छोटी सी दिख रही है? यूजर नेम। तो ऐसा थोड़ा नहीं ये सिर्फ मेथड यूजर नेम के लिए बना है, किसके लिए भी काम करेगा? पासवर्ड। तो हम तो कह रहे हैं यार, यहाँ पे एक आर्गुमेंट और ले लें, जिसका नाम रख लें क्या, एलिमेंट नेम। तो जहाँ जहाँ लिखे हो एलिमेंट नेम, यूजर नेम, वहाँ यूजर नेम मत लिखो, वहाँ लिख दो क्या, एलिमेंट। और कहाँ है भाई? अभी यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ बाई डॉट एक्सपाथ फिर से कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी बाई डॉट क्या यूज कर लें। और कहाँ है? ये एडमिन की जगह क्या यूज कर दें, वैल्यू। बस अब आपका मेथड है क्या, परफेक्ट, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन यूज कैसे करोगे अब देखो। हाँ मत कराओ, हाँ प्रोटेक्टेड होता है, मत कराओ। ये देखो भाई, मेथड कॉल करो क्या, सेंड कीज, आर्गुमेंट में क्या भेज दोगे, ड्राइवर। दूसरा भेजना है क्या, एक्सपाथ यार, चलो अच्छा। दूसरा क्या भेजना है हमें, लोकेटर का मतलब समझ लो क्या, एक्सपाथ। तीसरा भेजना है क्या, वैल्यू। और चौथा भेजना है क्या, एलिमेंट का नाम, लिख देते हैं यूजर नेम टेक्स्ट। ऐसे एक ही लाइन अब जगह जगह यूज करें। आई बात समझ में? ऐसे ही सेम यूज कर लो, किसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो तुमने अपना सेंड कीज बना लिया है ना, लेकिन ये सेंड कीज ऐसा नहीं कुछ अलग कर रहा है, अंदर तो ये सेंड कीज भी वही सेलेनियम वाले सेंड कीज को ही यूज कर रहा है। मतलब वही है, असली चीज के ऊपर हमने क्या लगा दिया, पैकेट लगा दिया। देखो सेंड कीज तो देखो, असली सेंड कीज कौन सा है, सेलेनियम वाला ना, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं कॉल कर रहे हैं, हम किसे कॉल कर रहे हैं, अपने वाले। और अब मेरा वाला अंदर जाके किसको कॉल कर रहा है, सेलेनियम वाले को। मतलब काम तो सेलेनियम वाला ही करेगा, लेकिन हम सेलेनियम वाले कॉल नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, कॉल करेंगे किसे, अपने वाले को। और मेरा वाला कॉल करेगा किसको, सेलेनियम। अब देखो ऐसे बनेगा कोड। बात समझ में कुछ आ रही है? अच्छा ये बताओ, क्या इस सेंड कीज का मेथड का यूज सिर्फ क्रिएट अकाउंट वाले टेस्ट केस ही करेंगे?
भाई सभी करेंगे जहाँ जहाँ हमें सेंड कीज करना होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तो इसे फिर क्यों यहाँ रखे हो? इस क्लास के अंदर क्यों रखे हो? ऐसे तो देख के लग रहा है कि इसी क्लास में यूज करना है, इसी क्लास में रख लिए हो, जबकि इसका यूज तो कौन करेगा? सभी करेंगे, हर क्लास करेगी। और इन मेथड्स को इसीलिए एक ना, जो ये मेथड्स बनाए जा रहे हैं जो सब के लिए, हर टेस्ट केस में सब के लिए काम आएंगे, इन्हीं मेथड्स को एक नाम दिया गया, क्या? जेनरिक मेथड। इन्हें क्या बोला गया? जेनरिक मेथड। तो जानते हो क्या करेंगे? यहीं पे इसी वजह से एक क्लास, एक पैकेज बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे क्या? जेनरिक मेथड्स। और इस पैकेज के अंदर एक क्लास बना देंगे जिसका नाम रख देंगे क्या? क्यों इसके लिए अलग से पैकेज बनाए? क्योंकि ये अपने आप में अलग चीज है। टेस्ट केसेस अलग थे, रनर अलग था, जेनरिक मेथड्स इनका यूज, इनकी चीज, ये इनका कंसेप्ट अलग है ना। फिनिश किया और लो भैया यहाँ पे क्या कर दिया? ये हो गया परफेक्ट। कैसे यूज करोगे अब से? नॉन स्टैटिक मेथड है ना भाई। कैसा है? नॉन स्टैटिक है ना, तो कैसे यूज होगा? ऑब्जेक्ट बना के। तो भैया यहाँ पे ऐसे कर लो, न्यू जेनरिक मेथड्स, एक वेरिएबल में रख लो। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ, कुछ तो मुश्किल नहीं है ऐसा ना इसमें? इस तरह से देखो भाई, ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वो मेथड कैसा था? नॉन स्टैटिक। अगर मेथड बना दे कैसा? स्टैटिक, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। जैसे दिखा देते हैं, मान लो हम जेनरिक मेथड्स को आए और इसको क्या कर दें, अब तो स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। फिर कैसे कॉल करते? फिर तो कोई झंझट ही नहीं थी, ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। ये देखो, अब ऐसे काम करना है। अब कहीं भी सेंड कीज की जरूरत हो, सीधे यही मेथड हम क्या करेंगे? अब सिर्फ सेंड कीज ही तो नहीं करना है ना, क्या करना है प्रोजेक्ट में? क्लिक भी करना है ना भाई, क्लिक भी करना है ना। तो इसी जेनरिक मेथड्स में जाएंगे। जो मेथड ऐसे हैं, क्लिक, सेंड कीज, है ना, माउस ओवर, राइट क्लिक, है, स्विच टू विंडो, स्विच टू फ्रेम, जितने मेथड है जो हर जगह यूज होने वाले हैं, सबको इसी जेनरिक मेथड्स में बना के रख देंगे और जगह जगह इन्हीं को कॉल करेंगे। आ जाते हैं जब जरा, तब इसको भी देखते हैं। क्या हुआ? जाओ, ठीक है, जाओ। ये देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड एक मेथड बना दिए। कौन सा? हम क्लिक। जहां जहां क्लिक की जरूरत पड़ेगी ना, इसे कॉल। देखो जरा ध्यान से एक चीज और, क्लिक करना है तो ये देखो, इतना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो हमें करना ही करना होगा ना। बोलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तो हमें करना ही करना होगा। और चलो, और इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ से पहले सेंड कीज कर रहे थे, क्लिक वाले मेथड में कौन सा मेथड कॉल करेंगे? क्लिक। और यहाँ कोई वैल्यू भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख दें? एलिमेंट नेम। क्लिक, या एलिमेंट इज क्लिक्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भाई एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल तो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन इसके जावास्क्रिप्ट में ये डॉट वैल्यू नहीं लिखेंगे ना। क्या लिखते हैं हम? डॉट। लिखना याद है?
ये चीज़ है। हाँ हाँ, सर वहाँ पे आर्गुमेंट की जगह ऐसे हम आर्गुमेंट्स आएंगे। हाँ आर्गुमेंट नहीं होता, क्या होता है, आर्गुमेंट्स होता है। ठीक है, चलो आर्गुमेंट्स यहाँ भी आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसे ही सारे जेनरिक मेथड अब आप बनाओ, मैसेज अपना क्या करो, ठीक करो। अब लेकिन बेनिफिट, लेकिन इसमें देखो, इसमें ये देख लो कितने आर्गुमेंट रहेंगे। इसमें ये आर्गुमेंट क्लिक करने में वैल्यू कहाँ चाहिए होती है, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन देखो मैसेज वैसे सही करो अपना। जैसे अब ये सेंड कीज नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ क्लिक। अच्छा, स्टेल वाले में क्या कर रहे हैं हम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फिलहाल हम एक काम कर रहे हैं, तुम लोग भी अभी हटा देना। स्टेल का मतलब तो सब लोग जानते हो ना, इसे हम हटा दे रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से। चलो ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है इतना। ये कोड है ना, तो ये किसके लिए हो गया, क्लिक करने के लिए। और अब कैसे कॉल करोगे, यहाँ जाओ जरा चेक करो। ये सब कुछ नहीं करोगे, सीधे लिखोगे जेनरिक मेथड्स डॉट क्लिक। मेथड बना चुके हो ना। अब 3 आर्गुमेंट भेजने हैं, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और लोकेटर और एलिमेंट का नाम। तो लो भाई, ये हो गया लोकेटर और ये हो गया एलिमेंट का नाम, जो कि होगा लॉगिन। अब ऐसे स्क्रिप्ट ऑटोमेट होगी। पहले तुम कॉल करते थे सीधे सेलेनियम को, अब तुम सीधे सेलेनियम को कॉल, अब टेस्ट केस में कॉल करोगे जेनरिक मेथड को, जेनरिक मेथड कॉल करेगा अंदर सेलेनियम के मेथड। इस तरह से ऑटोमेशन होगा, देख लो सब लोग सामने। यही जेनरिक मेथड्स है। और बताओ, अभी तो 2 चीज के लिए बनाया, बहुत काम है। अभी माउस ओवर के लिए भी तो बनाओगे। माउस ओवर के लिए कैसे बनाओगे भाई, यही कोड उठा के क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे और क्लिक के बजाय यहाँ क्या नाम रख दोगे उसका, मान लो माउस ओवर। ये तो ऐसे ही करोगे, फाइंड एलिमेंट तो करोगे ही, और ये जो डॉट क्लिक कर रहे हो, डॉट क्लिक नहीं करोगे, क्या करोगे, न्यू एक्शंस ड्राइवर और डॉट क्या होता है, या चलो एक्शंस का पहले क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, बना लेते हैं, एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल में रखा, और फिर एक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट मेथड का नाम है ना, और ये यूजर ने डॉट बिल्ड डॉट। और जावास्क्रिप्ट से माउस ओवर भी होता है, जावास्क्रिप्ट से माउस ओवर भी होता है। नेट पे कोड मिलेगा, वही नेट का कोड उठा के यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉपी पेस्ट कर दो। याद रखो, यहाँ जावास्क्रिप्ट के 2 ही 3 कोड लिख सकते हो, बाकी सब तो तुमको नेट से उठा। जावास्क्रिप्ट माउस ओवर कोड नेट पे सब ढूंढोगे, मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद ठीक है बन गया। फिर थोड़ा मैसेज जैसे सही करो अपना, जो क्लिक लिखा है उसको क्या बना दो, जैसे मैसेज में लिख रहे हो ना, हाँ जैसे लिख रहे हो यहाँ पे क्या मैसेज में, एलिमेंट इज क्लिक सक्सेसफुली, नहीं अब लोग लिख दो या हाँ, या ओवर मत लगाओ, ऐसे लिख सकते हो कि माउस, भाई अपना मैसेज थोड़ा आगे पीछे कर लो ना, माउस ओवर परफॉर्म्ड ऑन क्या, ऐसे ना। अब ये 3 मेथड बन गए ना, ध्यान से देखो, ऐसे काम करना। अब सबको यही पहले यही करना है। जेनरिक मेथड बनाने का तरीका मतलब मिला। अब किस पे बनाने हैं आपको, ड्रॉप डाउन पे बनाना है।
ठीक है, कुछ एक दो एक्शंस के और बनाने हैं, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ, ये हुआ वो हुआ, सबके मेथड बनाने हैं आपको। कितने? कम से कम 30-35 मेथड बनेंगे। कुछ नया कोड नहीं करना है, स्टाइल आपको पता है, वही कोड करना है जैसा आप पहले कर रहे हैं। पहले वही वाला कोड अब मेथड के अंदर आ जाएगा, और फिर मेथड को जगह जगह हम क्या करेंगे। कोई कमी लग रही है? अब एक देखिए, फिर वही कर रहे हैं। कभी याद रखिएगा, हमेशा प्रोग्रामिंग का अप्रोच है ड्राइव। डोंट रिपीट योर सेल्फ। अपने आप को बात, मतलब यहाँ तुम कर रहे हो, बताओ ये इतना कोड तो सब मेथड में कर रहे हो ना यार, तुम बोलो, हर मेथड में इतना कर रहे हो ना? तीनों मेथड में लिखे हो इतना कोड, कितनी लाइन का? 12 लाइन का। 12 के 36 लाइन, जबकि अभी भी इसमें 30 मेथड बनेंगे, तो 30 मेथड में 12 लाइन लिखोगे, तो 360 लाइन तुम फालतू लिख दिए। जब यही 12 लाइन बार बार लिखना है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मेथड बना दो। ये मेथड क्या कर रहा है बताओ? एलिमेंट फाइंड कर रहा है ना, और वेब एलिमेंट बना के दे रहा है। तो चलो हम अपना एक मेथड बना रहे हैं, ध्यान से देखो, और उसका नाम रख दे रहे हैं पब्लिक वाइड। हम तो नाम कुछ और भी रख सकते हैं, चाहे फाइंड एलिमेंट रख लें, हमने नाम रख दिया क्या? सर्च। या बहुत से लोग नाम रख देते हैं क्या गेट एलिमेंट। और इस मेथड का में ये कोड डाल दें। आर्गुमेंट में इसको भी लिख देते हैं क्या? ड्राइवर और लोज। हाँ हाँ, वो भी चलो देखते हैं, उसको भी सेट कर देंगे। पहले तो आप लोग एक्सपाथ पे ही करो, उसको भी सेट कर देंगे, वो बड़ा इशू नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इसको देखो, बनाने का क्या फ़ायदा है। जो बार बार 12 लाइन का कोड सेंड कीज, क्लिक, माउस और तीनों में लिखा था ना, अब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम सेंड कीज के अंदर, सीधे मेथड कॉल करेंगे, कौन सा? गेट एली। अच्छा, मेथड कैसा है? सारी स्टैटिक बनाना है ना सबको। सारे मेथड कैसे हैं? वो एक स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता ना। गेट एलिमेंट, आर्गुमेंट भेजे ड्राइवर और लोकेटर, और ये रिटर्न करके दे देगा क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अच्छा, नहीं कैसे देगा? देखो, इस मेथड का काम क्या है बताओ? इस मेथड का काम है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट को ढूंढना और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जो बनेगा, मेथड से बाहर निकलते ही तो खत्म हो जाएगा ना। तो अगर हमें बाहर इसे इस्तेमाल करना है, तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। तो वाइड की जगह क्या लिख दें? अब भी एरर दे रहा है, क्यों? तो सर यहाँ वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है? एक बन गया ना। इसको बनने का ये फायदा है कि अब देखो, हर मेथड में तुम ही देखो अपना, और ये यार सेंड में डब्ल्यू यूज़र नेम मत लिखो, ऐसा कॉमन नाम लिखो, क्योंकि ये तो सिर्फ यूज़र नेम के लिए नहीं है ना, ये किसके लिए है? सबके लिए है ना। तो नाम में यूज़र नेम के लिखना है। अब हम तो यही कहेंगे, आ जाओ इसको भी बदलो। ये 12 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है? सिंपली बस मेथड कौन सा कॉल करना है? गेट एलिमेंट, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है और लोकेटर भेजना है। ये रिटर्न कर देगा तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, और फिर यही वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ, ऐसे ही इसको भी सही कर दो। अब है एकदम सही। तो चाहो तो इसे अभी एक ही टेस्ट केस भाई, और बाकी तो खाली है। इस वाले में कुछ कोड लिखा है ना, जरा चला के देखो, और बाकी में भी कोड लिखा है। अभी फालतू कोड लिखा है ना, चलो इसको हटा। चाहो तो चला दो, एक टेस्ट केस अभी तुम्हारा
8 टेस्ट केस में से एक में कोड लिखा है, चलेगा, देखना। सर स्क्रीनशॉट वाला भी कोड ऐड कर सकते हैं ना? हाँ देखो एक चीज़ मिस हो गई ना, स्क्रीनशॉट वाला। तो वो क्या करोगे, वही कल वाला कोड कॉपी करो, इसी में है वो। कहाँ पे है? स्टार्ट्स में है। कहाँ गया? विंडो हैंडलिंग। अच्छा इसी में था, कौन सा? टेक स्नैपशॉट। ये भी कोड उठा के रख लो। कहाँ? या यहाँ रहने दो, कॉपी जेनरिक मेथड के क्लास, जिससे सभी लोग इसे क्या कर सकें। ये इसको भी कॉल कर दो। पता है ना कहाँ कॉल करना है? जब जो चीज़ फेल हो, एक्सेप्शन आए, तो उसके पहले फोटो भी खींच के ये क्या करे, हाँ वो तो बनाएगा यार। चलो नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। अभी इसे क्या करो, जब एक्सेप्शन आए तो स्नैपशॉट क्या करो। अरे सर थ्रो करने के बाद नहीं कुछ कर सकते ना, पता है ना, क्योंकि थ्रो के बाद कुछ चलता नहीं है, सीधे क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। अब लो भाई देखो तुम्हारा इतना हो गया रेडी। ठीक, अब चला कि नहीं चला? हाँ देखो मैसेज भी आया है। अच्छा अंतिम में क्लोज कर दिया होगा ना, चल रहा। चलाओगे तो अब चलेगा ऐसे। अब इसीलिए फिर से कह रहे हैं सब लोग, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। जितना ये दिया गया है, ये प्रोजेक्ट सबसे पहले शेयर करो, वीडियो से पहले ये प्रोजेक्ट शेयर करो। और तुमको पता है ना कैसे प्रोजेक्ट ये तुम्हारे पास चला जाएगा। फिर फाइल वहाँ इक्लिप्स ओपन करना है अपना वर्कस्पेस, फाइल में इंपोर्ट का ऑप्शन आता है ना, और प्रोजेक्ट क्या कर लो। अगर कन्फ्यूज़न हो तो अभी पहले यहीं करके जाओ, एक दूसरे का देख लो, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। और फिर अब जरा फिर से कह रहे हैं, देखो कोई एक्सेप्शन आया है, ये क्लोज करने पे आया है, ये ड्राइवर डॉट जो क्लोज नहीं चला है उस पर एक्सेप्शन आया है, उसको देखेंगे क्यों आया है, उसको छोड़ो। तो उस एक्सेप्शन से कोई मतलब नहीं है, जो एक्सेप्शन आया है ना उसका कोई मतलब नहीं है, वो अंतिम में आया है एकदम क्लोज करने के टाइम पे। काम भी कर दिया लेकिन एक्सेप्शन दे दिया, चलो वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब आपको पता है ना किस तरह से काम करना है। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज़, आपको आज हर हाल में